वेलकम टू R2Z माय डियर स्टूडेंट। मैं रुस्तम आलम। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के लिए भी स्टार्ट किए हैं। कौन से क्लास 10th के लिए? क्लास 10th के लिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला था, बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमको चैप्टर वाइज चाहिए। तो ये आप लोग के डिमांड पे ना आज हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट लाए हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे और इस तरह से टोटल आर्ट्स में 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, यहाँ तक आपदा प्रबंधन भी लगाकर 5 सब्जेक्ट कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा साइंस भी पूरा कवर करेंगे, हिंदी भी कवर करेंगे और इस तरह से मैथमेटिक्स का भी ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आप लोग कमेंट किए तो आपके डिमांड पर वो आएगा। तो हम लोग क्लास 10th के लिए आज देखने वाले हैं सबसे पहले हिस्ट्री को, ठीक है। हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज देखेंगे। क्लास 10th में हिस्ट्री का 8 लेसन है। कितना लेसन है? 8। और आज अपना ये फर्स्ट वीडियो डलाएगा और फर्स्ट वीडियो में जैसे कि लेसन 1 में दिया हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या दिया हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम लोग इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद से जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है बनने वाला, उतना ऑब्जेक्टिव को अभी कवर करने वाले, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ हम लोग कवर करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा हुआ है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में, तो वियना कांग्रेस में मैं बता दूं इसका जो फ्रांस जो देश था ना, ये राष्ट्र इसमें सम्मिलित नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है 2, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का जब अध्यक्ष हो रहा था तो उस समय इसका अध्यक्ष था मेटरनिक। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिए हुआ लिस्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप की संस्थापक किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो था ये किसने किया था? तो ये किए हुए थे हमारे मेजनी साहब ने। और इसी मेजनी साहब को कहा जाता है, इसको दिल कहा गया। यंग यूरोप जो था ना, वहाँ का दिल कहा गया मेजनी साहब को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यंग इटली के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना, तो आपको मैं बता दूं यंग इटली की स्थापना ये मेजनी ने किया हुआ था, क्योंकि मेजनी ने ही सबसे पहले इसका सपना देखा था एक करने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजनी। कौन हो जाएगा? मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग देखेंगे 6, ठीक है। 6 में कह रहा है यूरोप को मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा तुर्की को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। सो करेक्ट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट है 7, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनी का पतन हुआ था मई 1848 में। मेटरनी का पतन कब हुआ? मई 1848। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था? जब 1830 की क्रांति हो गया उसके बाद फ्रांस में देखा गया कि संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था, ठीक है। कौन राजतंत्र? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? किस संधि द्वारा? तो ये कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुआ था ना, इसके बाद से ना, यानी इसके बाद से यूनान राष्ट्र का उदय हो पाया स्वतंत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसमें ना पूरे हिस्ट्री को करेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन कवर करने वाले, ठीक है। पूरे लाइन से करेंगे कवर। आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे साथ R2Z के साथ। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 10 क्या कहता है। क्वेश्चन 10 कहता है नौ गुल्फ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? प्रेरणा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियो बार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में क्वेश्चन 11 देखिए, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? आखिर वो कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो सेडान का युद्ध हुआ था। इसके बाद ना जर्मनी का एकीकरण का जो परिणाम स्वरूप था ये सामने हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बारह देखिए, बारह क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान के विद्रोह शुरू हो गया था? तो ये 1821 में हो गया था। कब हो गया था? 1821, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी, यानी कि कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारा इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो इसमें ऑप्शन वो मौजूद नहीं है। सो इसका करेक्ट
हम लोग कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ना था, अच्छा हाँ 13 ये तो हुआ था ओडिशा में, तो क्वेश्चन नंबर सी अपना करेक्ट होने वाला है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोबिन का सदस्य आपको पता होना चाहिए टीपू सुल्तान था। कौन था, टीपू सुल्तान। सो करेक्ट आंसर अपना ए जाने वाला है, कौन सा जाएगा, ए। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करेंगे अभी। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी, वियना की, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मेटर्निक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था। चार्ल्स एक्स्टर, ये सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 फ्रांस में नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया था। फ्रांस में नेपोलियन साहित्य, तो ये लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1804 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 1804। क्लियर है। नेक्स्ट आगे आइए। हंगरी की 17 क्वेश्चन देखेंगे। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी। आपको पता होना चाहिए कि हंगरी की अधिकांश भाषा वो मैगार नाम की मैगार जो भाषा होता है वो भाषा बोला करते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मैग्यार। नेक्स्ट है 18 नंबर देखिएगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन, इन्होंने जर्मनी में ना राइन संघ की स्थापना की थी, यानी करेक्ट आंसर अपना क्या होने वाला है, सी। राइन संघ की स्थापना नेपोलियन कहाँ किया था, जर्मनी में किया हुआ था। क्लियर, समझ में आया, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हटाइएगा, हाँ ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 19, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1815, यानी करेक्ट आंसर सी 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 20 नंबर देखेंगे। किस वर्ष गैरिबाल्टी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। यही गैरिबाल्टी है जिनको बोला गया तलवार, ठीक है। बहुत खतरनाक इंसान था, सिर्फ लड़ाई झगड़ा में विश्वास करता था और इनका मानना था कि मार पीट कर ही हम इसको स्वतंत्र कर सकते हैं या किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होने वाला अपना ऑप्शन नंबर ए 1862, 1862। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 क्या कहता है। बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था। बुर्बो राजवंश का शासक ये फ्रांस में था। आपको पता होना चाहिए फ्रांस पीढ़ी दर पीढ़ी राज किया हुआ है फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुर्बो राजवंश का शासन कहाँ था, तो फ्रांस में था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 22 हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। मार्सले किस देश की राष्ट्रभक्त का गीत है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये फ्रांस का है सर। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस का ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रभक्त का गीत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। गैरिबाल्टी पेशे से क्या था। गैरिबाल्टी पेशे से एक नाविक था, ये नाव चलाया करते थे। सो अपना ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये VBI है, एकदम 100% पूछा जाने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इटली और जर्मनी ये दोनों यूरोप के अंतर्गत आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट 25 देखिए। 1829 ईस्वी में एडियानापोल की संधि किस देशों के साथ हुई थी, तो ये हमारा हुआ था यूनान के साथ, ठीक है। और यूनान 1832 में स्वतंत्र हो गया था। चलिए ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 26, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो ये संधि हुई थी 1871 में, 1871 में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर अपना कितना सही हो गया, डी। नेक्स्ट 27, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था, तो इसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया बीच में आकर बैठा हुआ था और ये एकीकरण होने में बहुत बड़ी बाधा थी, तो ऑस्ट्रिया को इसका माना गया है, ये क्या बोलते हैं, एकीकरण की बाधा, रुकावट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट 28, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो काउंट काबूर जो था ना, इन सब विक्टर एमोनियल का ना ये काम बहुत सराहनीय माना गया, क्योंकि उन्होंने काउंट काबूर को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। और काउंट काबूर को ही कहा गया दिमाग। ये जो थे ना, मेजनी साहब ने तो सपना देखा, गरीबाल्टी साहब ने तो तलवार के काम किया, लेकिन इन्होंने ही, काउंट काबूर ने ही दिमाग लगाया था। सो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, प्रधानमंत्री पद पर इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 29 देखिए, 29, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में, तो आपको पता होना चाहिए बुर्बो वंश के द्वारा पुनर्स्थापना हुआ था, तो करेक्ट आंसर अपना बनेगा सी, बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30,
ये कहता है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा। तो ये यूनान के लिए, यही यूनान है जो 1832 में स्वतंत्र हुआ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर साहित्य विज्ञान प्रोत्साहन रहा था यूनान के लिए। करेक्ट आंसर अपना क्या बना, बी बना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 31। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मैं आपको बताता चलूँ, इनका संबंध कार्बोनरी से था। देखिए कार्बोनरी कितना ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर अपना बी। सो बी करेक्ट बनेगा। हम लोग इसी तरह पूरे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज, ताकि वीडियो बहुत अधिक लंबी नहीं होगी और चैप्टर वाइज रहेगा तो आपको देखने में भी आसान रहेगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। आज यूरोप में राष्ट्रवाद जो फर्स्ट लेसन है हमारा, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जितना अधिकतम मैंने उतना लाया, ताकि आपको ना 40 में 40 नंबर आए, कोई एक नंबर रोक ना सके, ठीक है। चलिए मेरे साथ, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं, 32। सो 32 देखेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से, जर्मन राइन राज्य का निर्माण। तो आपको पता होना चाहिए जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किए थे ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। सो करेक्ट आंसर अपना होने वाला है बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 33। जालवेरिंग एक संस्था थी, तो ये व्यापारियों की संस्था थी। सो अपना ऑप्शन कितना दिया हुआ है, बी में दे रखा है, बी करेक्ट होगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जो थे ना, इनको कहा गया था, ये दिमाग के भी बहुत तेज थे, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, युद्ध में भी बहुत तेज थे। सो इनको रक्त और लौ का जो नीति का अवलंबन करने वाले थे ना, वो बिस्मार्क का श्रेय जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अपना कितना बनेगा, ऑप्शन देखिए तो बिस्मार्क कहाँ, सी में। सो सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 35, ठीक है। ये क्या बोलता है, ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था। तो ओटो को ना यूनान का राजा घोषित किया गया था। क्लियर है, यूनान देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 36। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। मैंने आपको कितने बार बताया कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में। क्लियर है। यूनान सबसे समृद्ध देश था उस समय का। जो हम लोग रोमन भाषा 1-2 लिखते हैं ना इस तरह से, ये दरअसल यूनान का ही था। समझ में आया, सबसे समृद्ध देश माना गया था। सो यूनान उस समय किस वक्त यूनान स्वतंत्र कब हुआ, राष्ट्र घोषित हुआ, ये 1832 यानी 1832 में। हम लोग इसी के साथ अभी हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर में अधिकतम जितना क्वेश्चन हो सका उसका ये लास्ट क्वेश्चन अपना बनेगा 37। यानी सर लेसन 1 में अगर 37 क्वेश्चन हम याद कर लेंगे तो क्या लेसन 1 कंप्लीट। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट कि अगर आप ये जितना क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अगर आप ये इतना कंप्लीट कर लिए तो एक लेसन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसकी गारंटी है A to Z की, ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दे दी थी। तो ऑप्शन नंबर अपना सी, कन्वेंशन ने। देखिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस जो देश था ना, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर आप फ्रांस को और इंग्लैंड को नहीं समझे, इंग्लैंड तो बात की बात है, फ्रांस देश को नहीं समझे तो आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यही फ्रांस उस समय, आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस आज से नहीं, ये सदियों से सबसे समृद्ध राष्ट्र रहा है फ्रांस। कौन देश, तो ये फ्रांस। ये फ्रांस को अगर आप नहीं समझे तो आपको इतिहास समझने में दिक्कत हो सकती है। यही फ्रांस जब यहाँ का, जिस समय यहाँ का राजा हुआ करता था लुई 14वां, ये बोलते थे आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। लुई 15वां जब आया तो उन्होंने तो अजीब ही बात बोल दिया। उन्होंने बोल दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं जिस दिन मरूंगा उस दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये उनका मानना था जो कि गलत था। और लुई 16वां है तो आपको पता होना चाहिए कि लुई 16वां बहुत खर्चीले राजा थे और इनकी रानी जो थी ये मेरी अंतोनेट थी। और ये दोनों इतना खर्चा किए कि पूरे फ्रांस को कंगाल कर दिए। तो सो इन दोनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने कवर किया पूरा हिस्ट्री 1, लेसन 1 कवर किया है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोग का लेसन 2 कवर कराइए, लेसन 3, तो आप कमेंट कीजिए। और बहुत बेहतर ढंग से हमने तैयारी किया आपको पढ़ाने के लिए एग्ज़ाम आने से पहले तक। यानी कि हम लोग लेसन 8 है, अगर डेली एक भी करेंगे तो एक हफ्ता में सर हम लोग का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपके डिमांड पे चलेगा। A to Z ऑफिशियल टीम, हम लोग आपके डिमांड पे काम करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो भी दोस्त इस साल एग्ज़ाम देने वाला उसको शेयर कीजिए और A to Z से जुड़ने के लिए बोलिए उसको। हम लोग बेहतर करेंगे आपके लिए।
बस इस वीडियो में आज फर्स्ट लेसन को कवर करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट कल आप लोग को सेकेंड लेसन पढ़ाया जाएगा। सो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत माय डियर स्टूडेंट।